Good morning, students. Today we'll be learning about the scope of HRM. In the previous lecture, we learnt about HRM, the features. Today we'll be learning about the scope of HRM. Before starting with the scope of HRM, we will try to understand once again the meaning of HRM. जो हमने सीखा था HRM उसका मीनिंग और एक बार देख लेते हैं क्या है. उसके बाद हमको ये स्कोप इजीली समझ में आ जाएगा. HRM, that is Human Resource Management, ये एक प्रोसेस है which will be bringing the people as well as the organization together. Here the people and the organization. People means the employees of that organization. The employees as well as the organization will be working together to achieve the goals. Achieve the goals means achieve the goals of the organization as well as the goals of the people. Those are working there. That is the employees of that organization. ठीक है. HRM क्या है? जहां पे एक प्रोसेस है जहां पे एम्प्लॉइज और ऑर्गेनाइजेशन दोनों साथ में काम करते हैं और इनका मेन इंटेंशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन विल बी अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और जो एम्प्लॉय रहेगा उसको अपना इंडिविजुअल एम या गोल जो है वो अचीव करने के लिए द पर्सन इज वर्किंग. ठीक है. इट्स एन आर्ट ऑफ प्रोक्यूरिंग. प्रोक्यूरिंग मीन्स हासिल करना, हमको वो एम्प्लॉयज चाहिए. इट्स एन आर्ट ऑफ प्रोक्यूरिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स. वर्कफोर्स मीन्स अगेन द एम्प्लॉयज. ठीक है. डेवलप करना, मेंटेन करना ऐसे अच्छे एम्प्लॉयज को टू अचीव द गोल, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल इजीली अचीव हो जाए. ठीक है. ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था. जस्ट हम लोगों ने एक बार रिवाइज कर लिया कि एचआरएम क्या है. एचआरएम क्या है स्टूडेंट्स? People and organization will be working together to achieve their individual goals. ठीक है. ये हमारा HRM हो गया. So today we'll be learning about the scope of HRM. HRM का scope क्या है करके. ठीक है. The first one is about human resource planning. What do you mean by human resource? Human resource means the employees of the organization, whether they are skilled employees या unskilled employees, laborer है, जो भी लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, we will be calling them as the human resource. तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे we can say this HRP is the primary activity of HRM. HRM का दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. इनको मैनेज करना है ह्यूमन रिसोर्स को, दैट इज एम्प्लॉयज को मैनेज करना है. तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा उनको? देयर शुड बी एन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. एक प्लानिंग सेक्टर रहेगा, एक प्लान करेंगे कि काम हमको कैसे कैसे करना है. तो यहाँ पे वी कैन से दैट HRP is the primary activity of HRM. HRP is a process by which the organization ensures that right person is selected for the right job at the right time. HRP का मेन काम क्या रहता है? सेलेक्टिंग और वी कैन से प्लेसिंग, प्लेसमेंट हो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम. राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब मीन्स अभी फॉर एग्जाम्पल अगर अकाउंटेंट का पोस्ट खाली है तो अकाउंटेंट का पोस्ट के लिए कोई इंजीनियर बंदे को बिठा देंगे तो वो अकाउंट्स नहीं कर पाएगा. ठीक है. तो हमको एचआर प्लानिंग में क्या होता है? यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. उसका क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसका इंटरेस्ट क्या है, किसमें है, उस हिसाब से व्हेन द पर्सन आर सेलेक्टिंग फॉर द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, तो यहाँ पे उस एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है. उसका इंटरेस्ट रहेगा जॉब में तो वो अच्छे से काम करेगा. तो एचआरपी का क्या रहता है? इट्स एन प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनाइजेशन ensures that it has the right kind of person at the right time at the right place. तो एचआरबी में और क्या क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे एक इन्वेंट्री, इट्स टेक्स इन्वेंट्री ऑफ प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्सेज. अभी एचआरबी में क्या होता है स्टूडेंट्स? पहले वो लोग ये देखते हैं कि हमारे पास प्रेजेंट कितने एम्प्लॉयज हैं, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्रेजेंट में कितने हैं, और फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर में कितना रिक्वायरमेंट रहेगा. फोरकास्ट करना मीन्स हमको फ्यूचर में, और अगर इफ आवर कंपनी इज गोइंग टू एक्सपांड, अगर ग्रोथ हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, तो हमको और कितने एम्प्लॉयज और लगेंगे. ठीक है. पहला क्या करेंगे? फर्स्ट दे विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, दे विल बी ट्राइंग टू रिकॉर्ड द present employees, those who are working that organization. That is, they will be taking the inventory of the present human resources. Human resources means employees. उस organization के employees कितने हैं पहले वो लोग वो note down करेंगे.
उसके बाद वो लोग ये देखेंगे कि हमको फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज लगेंगे, और कंपनी अगर एक्सपांड हो रहा है, अलग अलग जगह में अपना ब्रांचेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको और एम्प्लॉयज लगेगा काम करने के लिए। तो वो लोग ये ध्यान देंगे कि हमको फ्यूचर में फोरकास्ट करेंगे कि फ्यूचर में हमको और कितने एम्प्लॉयज लग सकते हैं। ठीक है, अभी फोरकास्ट भी हो गया। अब वो लोग ये ध्यान देंगे कि हमको उतना एम्प्लॉयज मिलेगा क्या, उतना ह्यूमन रिसोर्सेस अवेलेबल है क्या। दैट इज दे विल बी फोरकास्टिंग द सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, कितने ह्यूमन रिसोर्सेस हमको मिल सकते हैं। ठीक है, एक बार वो भी एस्टिमेट कर लिया। सपोज वो लोग जो फोरकास्ट कर रहे हैं, वो लोग फोरकास्ट कर रहे हैं कि हमको कम से कम 1000 एम्प्लॉयज और लगेंगे, थाउजेंड्स एम्प्लॉयज और लगेंगे, बिकॉज आवर कंपनी इज गोइंग टू एक्सपांड, तो हमको और 1000 एम्प्लॉयज लगने वाले हैं। तो यहाँ पे उसके एक बार फोरकास्ट कर लिए कि फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज हमको लगेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, वापस फोरकास्ट करेंगे कि उतना ह्यूमन रिसोर्सेस मिलने वाले हैं कि हमको, दैट इज फोरकास्टिंग सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स उतने सारे एम्प्लॉयज हमको मिलने वाले हैं क्या। सपोज हमने अंदाजा लगाया कि हमको 1000 एम्प्लॉयज, 1000 एम्प्लॉयज वी नीड फॉर द फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं कि एक्चुअल में कितना मिल सकता है हमको, सप्लाई कितना होगा। तो सपोज करती हूँ कि मैं अंदाजा लगा रही हूँ कि सिर्फ 800 एम्प्लॉयज हमको मिल सकते हैं, दैट इज सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आर वेरी लेस, वो 800 होगा। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या आएगा, इट विल बी एस्टिमेटिंग द मैन पावर गैप, कि कितना गैप आ रहा है। ठीक है, अभी 1000 एम्प्लॉयज चाहिए, सिर्फ एस्टिमेट कर रहे हैं कि 800 एम्प्लॉयज ही मिल सकते हैं हमको, तो मैन पावर गैप कितना आ रहा है यहाँ पे, 200 एम्प्लॉयज का गैप आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दे विल बी मेकिंग एन एक्शन प्लान इन केस ऑफ शॉर्टेज और सरप्लस। अभी शॉर्टेज आ रहा है कि कम एम्प्लॉयज मुझे मिल रहे हैं, उतने एम्प्लॉयज जितना 1000 एम्प्लॉयज चाहिए था उतना एम्प्लॉयज फोरकास्ट करके 800 ही आ रहा है, तो 200 का जो गैप आ रहा है, तो वो सॉल्व करने के लिए दे विल बी ट्राइंग सर्टेन एक्शन प्लान्स। एक्शन प्लान में क्या होगा, अगर महाराष्ट्र में अगर इतने 1000 एम्प्लॉयज नहीं मिल रहे हैं, तो वो लोग अलग अलग स्टेट से हायर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको अपना कंपनी एक्सपांड करना है, उनको उतने एम्प्लॉयज लगने वाले हैं। समझ में आ रहा है एचआरपी क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम। ठीक है, इसमें एक 5 मेन पॉइंट्स होता है एचआरपी में। एचआर दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स मीन्स एम्प्लॉयज का प्लान कर रहे हैं। तो एचआर प्लानिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप वो लोग खुद के ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज प्रेजेंटली काम कर रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड कर लेंगे, दैट इज एक रिकॉर्ड रख लेंगे कि हमारे पास अभी कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि फ्यूचर में कितना एम्प्लॉयज हमको और लगने वाले हैं। अगर कंपनी एक्सपांड कर रहा है तो उनको और एम्प्लॉयज लगेंगे, तो लोग सेकेंड स्टेप क्या है यहाँ पे, दे विल बी फोरकास्टिंग द फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, फोरकास्ट कर लिया। उसके बाद थर्ड स्टेप भी वो लोग फोरकास्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर नहीं मिल रहा है हमको। Third one is also forecasting the supply of human resources. We need this much of human resources, but actually this much of human resources are available in the market जो हमारे कंपनी में जॉब के लिए आएंगे। तो ये also we are forecasting the supply of human resource. This was the third step. The fourth one is about estimating the manpower gap. Manpower gap, that is difference कितना आ रहा है, वो gap क्या है, वो हो गया। उसके बाद जो गैप आ रहा है उसको सॉल्व करने के लिए देयर विल बी एन एक्शन प्लान। एक्शन प्लान मीन्स वो एक इमीडिएट प्लान रहेगा जो हम लोग का ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है इन केस ऑफ शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ मैन पावर। अब मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया शॉर्टेज का। ठीक है, शॉर्टेज को वो सॉल्व करने के लिए वो लोग अलग अलग स्टेट से अपने पास जॉब के लिए एम्प्लॉयज को बुलाएंगे। ठीक है, शॉर्टेज सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर उनके पास सरप्लस एम्प्लॉयज हो जाए, 1000 एम्प्लॉयज चाहिए था, फोरकास्ट किया था कि 1000 एम्प्लॉयज चाहिए, और जब भी थर्ड टाइम वापस फोरकास्ट कर रहे हैं सप्लाई को, तो सपोज 1200 एम्प्लॉयज हमको मिल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा एक्शन प्लान, इनको इसमें देखना पड़ेगा कि एफिशिएंट एम्प्लॉयज कौन से हैं। एफिशिएंट एम्प्लॉयज क्वालिफाइड विद एक्सपीरियंस, वो से लोगों को वो लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एचआर प्लानिंग हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड द फर्स्ट पॉइंट, इज वेरी क्लियर। एम्प्लॉयज के बारे में प्लान करना है। ठीक है,
The second one is about acquisition function, or we can call it as procurement function. This function is concerned with procuring and employing people who possess necessary skill, knowledge and aptitude. अभी एक्विजिशन फंक्शन में क्या होता है, हमको वैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है कंपनी में जो जिनके पास स्किल है, नॉलेज है, एक एप्टीट्यूड है काम करने के लिए, कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, ये पूरा आ जाएगा हमारा एक्विजिशन फंक्शन में. एक्विजिशन फंक्शन में क्या आएगा स्टूडेंट्स? दैट इज हियर वी विल बी एम्प्लॉइंग those people for the job with necessary skills, knowledge and aptitude. एप्टीट्यूड में क्या आएगा, उसका इंटरेस्ट क्या है, किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कैसे काम करते हैं, एफिशिएंट है, क्या है, ये पूरा हमारा यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्विजिशन फंक्शन में. ठीक है, और इसमें और भी फंक्शंस है, दैट इज अबाउट जॉब एनालिसिस. एक्विजिशन फंक्शन, हम लोग एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं लोगों को with specific skills, experience, knowledge, aptitude, their way of behavior, वो सब देके हम लोग उनको जॉब दे रहे हैं. उसके साथ साथ एक्विजिशन फंक्शन में और भी फंक्शन है, दैट इज अबाउट जॉब एनालिसिस. ये जो जॉब एनालिसिस है ये हम लोग डिटेल में आगे सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स. जॉब एनालिसिस में क्या होता है? इट मीन्स कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए स्पेसिफिक जॉब. जॉब एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है? जॉब का रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो एक जॉब है तो उस जॉब को रिलेशन में उसको क्या काम है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एवरीथिंग रिलेटेड टू द जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन, दैट इज अबाउट जॉब एनालिसिस. जॉब एनालिसिस मीन्स all the information regarding the job. It can be responsibility, it can be operations, it can be qualification, experience. जॉब के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन हम लोग उसको बोलेंगे जॉब एनालिसिस. समझ में आ रहा है सबको? एक्विजिशन फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, इसमें होता है फर्स्ट पॉइंट होता है जॉब एनालिसिस. जॉब एनालिसिस में क्या होता है स्टूडेंट्स? जॉब के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन जमा करना. वी आर एनालाइजिंग ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जॉब फॉर परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक जॉब. ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, वो जॉब करने के लिए उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, उसका स्किल क्या होना चाहिए, उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए फॉर परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक जॉब. We are collecting all the informations regarding the job, so we will be calling it as job analysis. जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करना है, we will be calling it as job analysis. एक बार जॉब एनालिसिस हो गया, then we will be going for recruitment. In the previous record lecture I told you about the recruitment. Recruitment में क्या होता है स्टूडेंट्स? It's a process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for job in the organization. Recruitment में क्या होता है स्टूडेंट्स? वी आर, वो जो ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, दे आर सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज. रिक्रूटमेंट में अभी फॉर एग्जांपल अगर हम लोग गवर्नमेंट का देखते हैं, ठीक है, रेलवेज का वैकेंसी आ रहा है, रेलवेज का फॉर्म्स निकलता है, रिक्रूटमेंट का फॉर्म्स निकलता है. रिक्रूटमेंट फॉर्म्स निकलना मीन्स अभी फॉर एग्जाम्पल ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो काफ़ी नॉलेजेबल रहेंगे, उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस रहेगा, बट उनको जब तक वो खुद होके कंपनी में अप्लाई नहीं करेंगे उनको जॉब ऑफर नहीं दे सकते हैं. ठीक है, अभी अगर रेलवेज का फॉर्म निकलता है तो क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब है तो सारे लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं. ठीक है, जो अप्लाई करेंगे, जो एग्जाम लिख के पास होंगे उनको जॉब मिलेगा. बट ऐसे भी लोग हैं जो काफी क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस, इफ दे आर नॉट अप्लाइंग और वो लोग इंटरव्यूज में नहीं जा रहे हैं, वो लोग अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, तो उनको वो जॉब नहीं मिलेगा. तो रिक्रूटमेंट क्या रहता है स्टूडेंट्स? इट्स एन प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज. प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज मीन्स ऐसे एम्प्लॉयज जो अच्छे से एफिशिएंटली काम करने वाले हैं, उनके पास अच्छा नॉलेज है, स्किल है, वैसे एम्प्लॉयज को ढूंढना एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब. स्टिमुलेटिंग मीन्स उनको मोटिवेट करना या उनको खुद होके लगना चाहिए दैट आई शुड अप्लाई फॉर दिस जॉब. दैट इज अबाउट रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट मीन्स ऐसा नहीं कि हमने उनको जॉब दे दिया, रिक्रूटमेंट हम लोग उनको
बोल रहे हैं सामने वाले इंसान को कि तुम लोग अप्लाई करो इस कंपनी में। अंडरस्टैंडिंग? द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्चिंग फॉर एन प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, जो अच्छे से एफिशिएंटली काम करने वाले एम्प्लॉयज को ढूंढ रहे हैं, उनका फ्यूचर जो एम्प्लॉय रहेगा उनको ढूंढ रहे हैं और स्टिमुलेट कर रहे हैं उनको, ताकि तुम लोग अप्लाई करो कंपनी में। ठीक है, जब तक वो लोग कंपनी में अप्लाई नहीं करेंगे हम लोग उनको जॉब नहीं दे सकते। तो एक बार हमारा जॉब एनालिसिस हो गया। जॉब एनालिसिस में क्या होगा स्टूडेंट? जॉब के बारे में सारा इंफॉर्मेशन जमा करना कि वो काम कैसे करना है, क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जमा करना। उसके बाद होगा हमारा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में वी आर स्टिमुलेटिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब। ठीक है, रिक्रूटमेंट भी हो गया। थर्ड वन इज अबाउट सेलेक्शन। एक बार उन लोगों ने कंपनी में अप्लाई कर लिया है, अब एप्लीकेशंस आ गया है, उसमें वी विल बी सेलेक्टिंग, दैट इज selection means choosing the most suitable candidate from those who have applied for the vacant post. और जो पोस्ट वैकेंट था उसके लिए जो लोगों ने अप्लाई किया है, वी विल बी सेलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर परफॉर्मिंग दैट जॉब। वो हो जाएगा हमारा सिलेक्शन। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट सबको क्लियर है? एक्विजिशन फंक्शन, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्विजिशन फंक्शन में हम लोग यहाँ पे लोगों को जॉब प्रोवाइड करने वाले हैं, तो उसमें 3 स्टेप्स आते हैं। ये जो तीनों स्टेप्स है ये हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में डिटेल में सीखने वाले हैं इसमें। ठीक है, जॉब एनालिसिस क्या रहता है स्टूडेंट्स? वी आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जॉब। जॉब के बारे में सारा इंफॉर्मेशन जमा कर रहे हैं, वो जॉब कैसे परफॉर्म करना है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, वो सारा आ जाएगा। रिक्रूटमेंट, हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं सामने वाले इंसान को कि हमारे कंपनी में अप्लाई करें। सिलेक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स? जो लोगों ने अप्लाई किया है हम लोग उसमें से राइट कैंडिडेट और वी कैन से द बेस्ट कैंडिडेट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे फॉर दैट जॉब। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एक्विजिशन फंक्शन। ठीक है, द थर्ड वन इज अबाउट प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या रहता है? प्लेसमेंट इज ऑलवेज डन आफ्टर सेलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। एक बार हम लोग ने एम्प्लॉयज को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमारा प्लेसमेंट फंक्शन शुरू होता है। प्लेसमेंट मीन्स that is we will be appointing the right person at the right place for doing the job. ठीक है, placement means selecting the right person for the right job. It is a process of assigning a specific job to each of the selected candidate. प्लेसमेंट क्या रहेगा स्टूडेंट्स? एक प्रोसेस रहता है जहां पे हम लोग असाइन करते हैं स्पेसिफिक जॉब टू ईच ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है उनको हम लोग जॉब देते हैं। इट इन्वॉल्व्स असाइनिंग ए स्पेसिफिक रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन इंडिविजुअल। रैंक मीन्स क्या होगा? यहाँ पे एक ये रहेगा क्या बोलते हैं हम लोग, एक पोस्ट। पोस्ट के हिसाब से अगर वो किस पोस्ट में है, अगर लोअर लेवल है या अपर लेवल में है, कैसे पोस्ट में रहेगा, उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं। एक रैंक, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा। मैनेजर के पोस्ट में है या एकदम फ्रेशर करके ज्वाइन कर रहा है, कैसे पोस्ट में रहेगा, वो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर प्लेसमेंट गिव्स जॉब सेटिस्फैक्शन टू द एम्प्लॉय एंड इट इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। प्रॉपर प्लेसमेंट, जैसे पहले भी मैंने कहा, अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वैकेंसी है और एक इंजीनियर को अकाउंट्स डिपार्टमेंट दे दिया कि तुम अकाउंट संभालो, तो उससे वो होने वाला नहीं है। वो भले ही कितना भी कोशिश करे, उसको एक जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा, बिकॉज उसने जो सीखा है उसको वो फील्ड में जॉब नहीं मिला। अभी अकाउंटेंट के लिए कॉमर्स वाले चाहिए, इट कैन बी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, जो कॉमर्स में है या जो अकाउंट फील्ड में है वो लोग चाहिए। वो लोग अगर करते हैं वो काम, तो द पर्सन विल बी सेटिस्फाइड। अगर जो लोग जो सेटिस्फाइड रहते हैं अपने जॉब से, उनका एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाता है। एफिशिएंसी मीन्स यहाँ पे वी कैन से उनका प्रोडक्टिविटी लेवल जो रहेगा इंक्रीज हो जाएगा, जिसको प्लेसमेंट में अगर प्रॉपरली उसको मिला है जॉब, जो क्वालिफिकेशन था उसका, जो एक्सपीरियंस था, उस हिसाब से अगर उसको जॉब मिल रहा है, देन डेफिनेटली क्या होगा स्टूडेंट्स, उसका प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, द फोर्थ वन इज अबाउट द परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स here we can say that it's a systematic evaluation of employees performance at work. Performance appraisal
अप्रेजल मीन्स यहाँ पे पहले क्या होगा स्टूडेंट्स, एक सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन होगा एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस एट वर्क. दैट इज it is a review of an employee's performance of assigned duties and responsibilities. Whatever duties and responsibilities were assigned to that employee, वो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस क्या था, जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको असाइन किया गया था उसने वो कितने अच्छे से किया, उसको इवैल्यूएट किया जाएगा. सच इवैल्यूएशन इज डन विथ रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन प्रीडिटरमाइंड क्राइटेरिया. प्रीडिटरमाइंड क्राइटेरिया रहेगा, उस हिसाब से उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा. दैट इज जॉब नॉलेज क्या है उसका, क्वालिटी कैसा है, कितना काम कर रहा है, कॉपरेशन कितना है, लीडरशिप स्किल्स कितना है, ये पूरा आ जाएगा उसमें. एंड इफ परफॉर्मेंस, व्हाई द ऑर्गेनाइजेशन आर गोइंग फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल? ओनली बिकॉज इट विल आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एम्प्लॉय. वो एम्प्लॉय का स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेस जान सकते हैं. इससे क्या होगा, इट विल बी हेल्पफुल टू अरेंज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स as well as development programs for that employee. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या रहेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, इट्स एन वे ऑफ सिस्टमैटिकली इवैल्यूएटिंग द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस while doing the job. Whatever duties and responsibilities were assigned to an employee, how efficiently he has done the work. That is the evaluation किया जाएगा कि वो कितने अच्छे से अपना काम किया है, उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया जल्दी या अचीव नहीं किया है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है. और इसके लिए चेक करने के देयर आर सर्टेन प्रीडिटरमाइंड क्राइटेरिया. इट कैन बी अबाउट द जॉब नॉलेज, द क्वालिटी ऑफ वर्क डन बाय द एम्प्लॉय, द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन बाय द एम्प्लॉय, कॉपरेशन, लीडरशिप स्किल, ये सब में इवेल्युएट किया जाएगा. ठीक है, ये हमारा हो जाएगा परफॉर्मेंस अप्रेजल. Performance appraisal, the simple meaning is that we means the organization will be evaluating the performance of the employee while doing a certain task, or if the certain responsibilities are given to the employee, वो जो काम कर रहा है उसको evaluate किया जाएगा, उसका performance कैसा है. ठीक है, ये बेनिफिशियल क्यों रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि वो एम्प्लॉय का वीकनेस और उसका स्ट्रेंथ समझ में आएगा. एंड अकॉर्डिंगली द कंपनी कैन अरेंज फॉर द ट्रेनिंग एज वेल एज डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर दैट एम्प्लॉय by understanding the strength and weakness of the employees. The fifth one is about training and development. We can say this training and development is one of the important function of HR because it always provides training and development to the employees. Training and development refers to the imparting of specific skills, abilities and knowledge of the employees. और ये जो रहता है ना students, training and development, it is always a planned program undertaken to improve the employees performance. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अगर वैसे अगर एम्प्लॉयज, अगर सपोज अगर कोई फ्रेशर है, कोई नया ज्वाइन किया है कंपनी में, तो उसको भी ट्रेनिंग दिया जाएगा. जो लोग 5 years 6 years 10 years है उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा. इसका मेन रीजन क्या है, जब भी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है इट ऑलवेज एनहांसेस द स्किल ऑफ द एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज को जो स्किल है, जो उसका नॉलेज है वो बढ़ जाता है. ठीक है, इससे क्या होगा, एम्प्लॉय का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, उसका प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज हो जाएगा इफ प्रॉपर ट्रेनिंग इज गिवन टू द एम्प्लॉयज. एंड दिस प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग मीन्स इट इज डन सिस्टमैटिकली. एक प्रोसेस रहेगा जहाँ पे स्किल्स, एबिलिटीज, उनका नॉलेज विल बी इंक्रीज्ड इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज गिविंग प्रॉपर ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज. दैट इज वो एम्प्लॉय में भी डेवलपमेंट आना शुरू हो जाएगा क्योंकि उसको काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग मिल गया, उसमें इंडिविजुअल डेवलपमेंट आना शुरू हो जाएगा. दैट इज अबाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एचआरएम का. ह्यूमन रिसोर्स को अगर प्रॉपरली ट्रेन करते हैं, अगर ईयरली ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन है जो ईयरली प्रोवाइड कर रहा है या 6 months में प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रॉपरली अगर प्रोवाइड करते हैं ना ट्रेनिंग, तो यहाँ पे
एम्प्लॉय में डेवलपमेंट आता है, उनका स्किल्स इंक्रीज होता है, उनका नॉलेज, उनका एफिशिएंसी लेवल, उनका प्रोडक्टिविटी लेवल सब इंक्रीज हो जाएगा, जो बेनिफिशियल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। द सिक्स्थ वन इज अबाउट कॉम्पनसेशन फंक्शन. Compensation function means it refers to all the rewards earned by the employees in return to their labor. That is, compensation function वो सारे rewards जो employees को मिलता है in return for their work done for that organization. वो employee वो organization के लिए जितना काम कर रहा है तो उनको reward दिया जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे लिए कॉम्पनसेशन फंक्शन। समझ में आ रहा है कॉम्पनसेशन फंक्शन? इट रेफर्स टू ऑल द रिवॉर्ड्स अर्न्ड बाय द एम्प्लॉय इन रिटर्न फॉर देयर वर्क डन फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉम्पनसेशन क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे? इट्स एन रिवॉर्ड गिवन बाय द कंपनी टू द एम्प्लॉय। It's an reward given by the company to an employee for working efficiently in that organization. And now it includes two type of financial compensation. One is direct financial compensation. Direct financial compensation means इंक्रीमेंट मिल जाएगा, सैलरी इंक्रीज हो जाएगा, बोनस मिलना, कमीशंस मिलना, ठीक है, जो फाइनेंशियल हेल्प रहेगा। कॉम्पनसेशन फंक्शन में देर आर टू, वन डायरेक्ट फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन। डायरेक्ट फाइनेंशियल मीन जहां पे उसको कैश मिल रहा है, इंक्रीमेंट हो जाए, इंक्रीमेंट मिल जाए, इंक्रीमेंट मिलेगा या बोनस, कुछ इंसेंटिव जो उसको कैश में मिलने वाला है, ठीक है, वो हो जाएगा। उसके बाद इनडायरेक्ट फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन में क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे उसको कैश जो है या उसको पैसे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे उसको लीव मिल रहा है, कुछ सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन मिल रहा है, कुछ रिवॉर्ड दे रहे हैं। दैट इज यहाँ पे मॉनिटरी बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा है, उसको एप्रिसिएशन दे रहे हैं या कुछ सर्टिफिकेट दे दिया, रिवॉर्ड दे दिया एज एन वेरी गुड एम्प्लॉय, ठीक है, या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर करके एक अवार्ड दे दिया, वो हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन, ठीक है। कॉम्पनसेशन फंक्शन समझ में आया सबको? डायरेक्ट कॉम्पनसेशन फंक्शन है, इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन फंक्शन। डायरेक्ट में उसको पैसे मिल जाएंगे, सैलरी, एक्स्ट्रा सैलरी, बोनस, इंसेंटिव्स, जो उसको कैश में मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, वो हो जाएगा। इनडायरेक्ट में क्या होगा? यहाँ पे द पर्सन इज नॉट गेटिंग एनी मॉनिटरी बेनिफिट, ही विल बी गेटिंग रिवॉर्ड, एप्रिसिएशन या लीव या कहीं घूमने जाने का टिकट्स मिल गया। दैट इज उसको कुछ कैश में नहीं मिल रहा है, बट उसको कुछ इंसेंटिव्स मिल रहा है जो इनडायरेक्ट वे में मिल रहा है, ठीक है। The seventh one is about career planning and development. Career planning, nowadays what happened, every employee अपना करियर को लेके बहुत ये होता है कि हमारा पर्सन का करियर कैसे होना चाहिए। So what happened, even the organization also facilitates, or we can say provides career planning and development for the employees. That is, यहाँ पे career planning means एक एम्प्लॉय का करियर गोल क्या है, उसका वो रूट क्या रहेगा टू अचीव दैट गोल्स। यहाँ पे career development refers to the program designed to match an individual's need, ability as well as opportunities for the organization. यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय बिफोर व्हेन द कंपनी ज्वाइन करने के टाइम पे उसके मन में गोल रहेगा कि उसको क्या करना है, कैसे अचीव करना है, क्या कैसे काम करना है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, अभी ऑर्गेनाइजेशन भी ध्यान दे रहे हैं कि एम्प्लॉय का एक एम्प्लॉय का पर्सनल गोल्स क्या है, उसका करियर प्लान क्या है, तो वो लोग वैसा उसको अपना रूट बना के देंगे कि वो अपना करियर का जो प्लान रहेगा वो अचीव कर पाए, ठीक है। द एट वन इज अबाउट एम्प्लॉयज वेलफेयर। Here, employees welfare, this includes services, amenities. Amenities means facilities provide करना to the employees within or outside the organization. Employee welfare means यहाँ पे the organization will be providing welfare, that is providing services, amenities, facilities to the employees within or outside the organization. What happened here? Sometimes the organization will provide housing facilities or transportation facilities,
और एजुकेशन, अलग अलग जो फैसिलिटीज है एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करेगा। दैट इज हाउसिंग, जो रेंट रहेगा वो ऑर्गेनाइजेशन पे कर रहा है, या उसका ट्रांसपोर्टेशन का ऑर्गेनाइजेशन पे करेगा, या बच्चों का जो स्कूल का फीस रहेगा वो ऑर्गेनाइजेशन पे करेगा। ये सब हम लोग बोल सकते हैं एम्प्लॉय वेलफेयर। Welfare measures are in addition to the regular wages and other economic benefits given to the employees. ये जो एम्प्लॉय वेलफेयर रहेगा, ये जो अभी जो ऑर्गेनाइजेशन जो वेलफेयर प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयज को, वो उनको सैलरी से एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब ये जो कॉम्पनसेशन फंक्शन हमने सीखा, कॉम्पनसेशन फंक्शन में क्या था, उसको बोनस मिल रहा है। तो एम्प्लॉय का सैलरी, बोनस, उसके अलावा उसको एम्प्लॉय का वेलफेयर मिल रहा है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग? एम्प्लॉय वेलफेयर मीन्स यहाँ पे द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग डिफरेंट सर्विसेज टू द एम्प्लॉय in addition to the salary which the employee is earning or the compensation which the employee is earning, उसके अलावा जो उसको वेलफेयर मिल रहा है वो हम लोग बोलेंगे एम्प्लॉय वेलफेयर। फॉर एग्जाम्पल अभी एम्प्लॉय वेलफेयर कैन बी विद इन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कैसे रहेगा स्टूडेंट्स? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर एम्प्लॉयज को कैंटीन फैसिलिटी फ्री मिला है, ठीक है, अदरवाइज कैंटीन फैसिलिटी जो हाफ रेट में उनको खाना मिल रहा है, ठीक है, वो हमारे लिए हो जाएगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एम्प्लॉय का बच्चों का स्कूल का फीस जो है कंपनी पे कर रहा है, या उनका मेडिकल एक्सपेंसेस जो है कंपनी पे कर रहा है, वो भी हमारे लिए एम्प्लॉय वेलफेयर रहेगा, जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, कंपनी के अंदर नहीं हो रहा है। बच्चों का स्कूल का फीस पे कर रहे हैं, या मेडिकल का जो एक्सपेंसेस रहेगा वो ऑर्गेनाइजेशन पे कर रहा है, ये सब कंपनी के बाहर होने वाला चीजें हैं। ठीक है, अंडरस्टूड अबाउट द एम्प्लॉय वेलफेयर? एम्प्लॉय वेलफेयर एडिशनल वेलफेयर मिल रहा है, सैलरी तो मिल रहा है एम्प्लॉय को, सैलरी मिल रहा है, कॉम्पनसेशन फंक्शन का, कॉम्पनसेशन का जो बोनस है, रिवॉर्ड है, उसके अलावा जो वेलफेयर मिल रहा है हम लोग उसको बोलेंगे एम्प्लॉयज वेलफेयर। ठीक है, this welfare can be given within the organization as well as outside the organization. ठीक है, the ninth one is about labor relations. Labor relations, one of the important point. HRM also include maintaining industry relations. It includes union management relations, joint consultations, negotiations, collective bargaining, grievance handling. This helps the organization to ensure smooth working in the company. लेबर रिलेशंस क्या रहता है स्टूडेंट्स, जो एम्प्लॉयज का रिलेशंस विद द ऑर्गेनाइजेशन काफी अच्छा होना चाहिए। एम्प्लॉयज जो उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज है, उनका रिलेशन विद द मैनेजमेंट या कंपनी के साथ अगर अच्छा रहेगा तो ही वहाँ पे एफिशिएंटली काम होगा। If the employees are not satisfied with the management, what will happen? The employees they will leave the job, या वो लोग स्ट्राइक करेंगे, अलग अलग प्रॉब्लम्स हो जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे एचआरएम में ये ध्यान देना है कि एम्प्लॉयज रिलेशन, दैट इज लेबर रिलेशंस विद द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी वेरी गुड, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू स्मूथली कंडक्ट द बिजनेस। तो वहाँ अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे उनको काम करना काफी मुश्किल हो जाएगा जब यहाँ पे एम्प्लॉयज आर नॉट सेटिस्फाइड। द 10th वन इज अबाउट मेंटेनेंस फंक्शंस। मेंटेनेंस फंक्शंस, यहाँ पे मेंटेनेंस फंक्शन मीन्स प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉय। मेंटेनेंस मीन्स में क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्रोटेक्टिंग एज वेल एज प्रमोटिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द employees. Here what the organization is doing, they are adapting health and safety measures. Suppose ऐसा कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जहाँ पे केमिकल्स यूज होता है, तो वहाँ पे उनको ध्यान देना है, द मैनेजमेंट को ध्यान देना है, एम्प्लॉयज का हेल्थ और उसका सेफ्टी का ध्यान देना है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स बेनिफिट सच एज मेडिकल एड देना है, प्रोविडेंट फंड देना है, पेंशन, ग्रेचुटी, मैटरनिटी बेनिफिट्स, अलग अलग एक्सीडेंटल कॉम्पनसेशन सब दिया जाएगा एम्प्लॉयज को। मेन रीजन क्या रहेगा मेंटेनेंस फंक्शन का, हमको ये ध्यान देना है, हमको मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को ये ध्यान देना है वो एम्प्लॉय का
सेफ्टी एज वेल एज उसका हेल्थ का ध्यान देना है, ठीक है, वो हो जाएगा हमारे लिए मेंटेनेंस फंक्शन. द ऑर्गेनाइजेशन विल बी गिविंग इम्पोर्टेंस और वी कैन से दे विल बी प्रोटेक्टिंग द health and they will be trying to safeguard the employees from the different by giving the different benefits such as medical benefit, provident fund, pension, gratuity, accidental compensation, अलग अलग benefits देके उनको safe रख सकते हैं employees को, ठीक है. I hope you all understood the scope of HRM. If you have any doubts, you can ask me in the comment section. ठीक है, तुम लोग कमेंट करके मुझसे डाउट पूछ सकते स्टूडेंट्स, ठीक है. If you have any doubts, you can ask. Okay, bye students. Take care.